हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास की देख रहे हैं। अब तक हमने मेमोरी ग्लैंड तक पढ़े थे। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट का फॉर्मेशन। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस मेल में, अब फीमेल में ओवरीज होता है। वो लोग प्रोड्यूस करते हैं गैमीट। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है गैमीट। मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस सेक्रेट करता है स्पर्म एंड ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवम। ठीक है। इन टेस्टिस इमेच्योर जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। प्रोड्यूस्ड स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जर्म सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन बोले गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्मेटोगोनिया या तो इसको सिंगल में स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। इन इंक्रीज द नंबर, माइटोटिक डिवीजन होके इसके नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड्स होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होके इसके नंबर जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि डिप्लॉइड्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया को ही हम कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये अंडरगो मियोसिस। अब तक माइटोटिक डिवीजन हुआ क्योंकि इसके नंबर इंक्रीज करने थे। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मियोटिक डिवीजन में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होता है? डिप्लॉइड्स होता है। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड्स होता है। अब मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसका पहली बार फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा और बनाएगा टू हैप्लॉइड सेल जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड, एन होगा। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो 2n होगा। ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का अंडरगो मियोटिक सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है। तो अब इतना सारा प्रोसेस में एक तो स्पर्मेटोगोनिया है ट्रांसफॉर्म होते हैं या उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो हैप्लॉइड्स होते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से एक मियोटिक डिवीजन होता है जिसको सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं और इससे बनता है 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड? ऑफ कोर्स हैप्लॉइड्स है। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजो। स्पर्मेटिड ही स्पर्म में कन्वर्ट करता होता है, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफर होता है? स्पर्म। जब स्पर्मेटिड स्पर्म में ट्रांसफर होता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बोला।
स्पर्मेटो मतलब दोनों का सिंथेसिस स्पर्म ही है, लेकिन ये स्पर्मेटिड से बन रहा है, इसके लिए इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोले, ध्यान रखना। इस स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है on release and finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। देखो सर्टोली सेल्स क्या करता है हमें पता है, जो हम सेल्स का न्यूट्रिशन देता है। तो सर्टोली सेल जब ये स्पर्म एक बार फॉर्म हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, तो स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स पे आके चिपक जाते हैं और फिर वहाँ से वो रिलीज होते हैं और from the seminiferous tubules by the process of spermiation। तो seminiferous tubule से वो रिलीज होके फिर जाते हैं और रीड टेस्टिस और फिर से पूरे डक्ट में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये स्पर्मिएशन होता है। जब स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ पे स्पर्मिएशन, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉइड्स है, सर्टोलिसिस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड ही स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म में कन्वर्ट हो गया स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब spermatogenesis start at the age of puberty due to the significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormones। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है मेल बॉडी में वो प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है, समझे। प्यूबर्टी एज से ही स्टार्ट हो जाता है, क्यों क्यों उनके पास जो गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है वो उसका वो बढ़ा हुआ रहता है। दी इफ यू कॉल ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स देन एक्ट ऑन, ये हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है स्टिमुलेट द टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग एंड एफएसएच। ठीक है, तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, एक गोनेडल ऑर्गन पे एक्ट करेंगे और वहाँ से एलएच एंड एफएसएच का रिलीज कराएंगे, और ये कहाँ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है, एलएच एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ किया है लेडिक सेल्स जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड होता है वो एक क्या बनाता था, वो एलएच के साथ मिलके एंड्रोजन का फॉर्मेशन सिंथेसिस करता था, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। एंड्रोजन इसके अलावा क्या करता है, स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन में भी एंड्रोजन का रोल है। ठीक है, एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, एफएसएच के इस पे सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट द एंड सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन। तो एफएसएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर को, वो फैक्टर हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्पर्म में इट इज ये एक स्पर्म जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसके पास हेड होता है, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ये 4 पार्ट्स होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म के 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, और उसकी पूरी बॉडी जो है वो इन्वेलप होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। स्पर्म का जो हेड है वो कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड, स्पर्म के हेड में, इसके हेड में होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड anterior portion of which covered by a cap-like structure called acrosomes। तो हेड में होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, उसका एंटीरियर पोर्शन कवर्ड होता है
एक कैप्स है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम्स। एक्रोसोम जो होता है फील्ड होता है एंजाइम से जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम। एक्रोसोम्स के प्रेजेंट से ही वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है ओवम को। ठीक है, अब हम मिडल पार्ट की बात करते हैं। अब ये इतना पार्ट था हेड का। मिडल पार्ट में हम देखते हैं इसके पास बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियाज होती है, न्यूमरस कंड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया इस में एनर्जी होती है, एटीपी होती है। तो इससे क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, टेल का मूवमेंट कराने के लिए। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मिडल पीस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तभी तो एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है, इसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहा है उसका टेल, और मूवमेंट करेगा तो ही तो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में आएगा स्पर्म। अगर जब तक मोटिलिटी नहीं होगी ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ह्यूमन मेल इजैकुलेशन जब करता है तो 2 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक सिंगल क्वाइटस में मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजेक्ट करता है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी है। इसमें से जो 60% जो ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस में निकलते हैं, उसमें से जो 60% स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 40% होते हैं वो विगरस मोटिलिटी, उनकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा विगरस होती है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होती। एक बार हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हेड में है। हेड में क्या है, हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। इसके एंटीरियर पोर्शन पे, हेड के एंटीरियर पोर्शन में एक्रोसोम्स होता है। ये एक्रोसोम्स क्या प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से इसमें ऐसा एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन कराता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है ये हैप्लॉइड्स होता है। अब आ गया मिडल पीस। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसी की वजह से स्पर्म की स्विमिंग बोला है, स्विमिंग करता है मतलब फीमेल तक जाता है। और फिर इसके बाद टेल, तेल की तरह ही, तेल की वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। जब सेमिनिफरस ट्यूबुल से निकलता है स्पर्म और वो जाता है डक्ट में जाता है। डक्ट हमने पढ़ा, रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, वॉल्स डिफरेंस। ठीक है, ये सारे डक्ट्स हैं। एपिडिडेमिस, वॉल्स डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल्स, ठीक है, एंड प्रोस्टेट, ये सारे डक्ट हैं, ये ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट। ये सब डक्ट और ग्लैंड की वजह से क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है और मोटिलिटी प्रोवाइड होती है स्पर्म को। ठीक है, समाइनल प्लाज्मा हमने देखा था, जो ग्लैंड्स थे एक्सेसरी ग्लैंड, वो उनमें समाइनल प्लाज्मा होती है। समाइनल प्लाज्मा में हम स्पेशली पढ़े थे, उसमें फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो उसके समाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म हो तो उसको बोलते हैं सीमेन। ठीक है, सीमेन किसे बोलते हैं, स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमेन। ठीक है, सीमेन है, इसका फंक्शन है मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। द फंक्शन ऑफ, तो जो डक्ट और ग्लैंड है वो क्या कम करते हैं, उनके फंक्शंस हैं जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको मेंटेन रखना, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन ही से ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और वो वही सर्टोली सेल्स पे एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। ठीक है, तो देख लो हमारा स्पर्म का हो गया है। अब हम ओवम का देखेंगे कैसे ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। ठीक है, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द ये डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis जो होता है इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन द कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। तो
एक बात जान लो, स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis डिफरेंट है। क्यों? हमने अभी पिछले पढ़ा कि इस जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis देख रहे हो यहाँ पे क्या बोला है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। जब फीमेल बेबी माँ के पेट में रहती है तभी से उस बेबी में एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है oogenesis की, ठीक है। और उस समय उसके पास कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल्स, मतलब ए पेयर ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल्स या उसको उगोनिया बोलेंगे, प्रोड्यूस होता है ईच फीटल ओवरी। जो फीटल है उसकी ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में 2 मिलियन, एक कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल प्रोड्यूस होता है। एक बार जो ओगनिया प्रोड्यूस हो गया, नो मोर फॉर्म एडेड आफ्टर, एक बार जब बर्थ हो गया बेबी का, फीमेल बेबी का, तो एक जितना ओगोनिया उसमें प्रोड्यूस हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज में बस उतना ही रह जाएगा और ऐड नहीं होगा। आफ्टर द बर्थ सेल डिवीजन इंटर इनटू द प्रोफेज वन, फिर इसमें क्या होता है, ओगोनिया प्रोड्यूस हुआ, उसका डिवीजन स्टार्ट होता है। तो वो प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन, जैसे ही प्रोफेज वन में जाता है मियोटिक सेल डिवीजन, 11th में ये टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो जब जब ओगोनिया में सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है तो फीमेल में जो है सेल का डिवीजन प्रोफेज वन ऑफ मेयोटिक डिवीजन में तक होता है, लेकिन वो टेम्पररी अरेस्टेड, कुछ टाइम के लिए वो अरेस्टेड हो जाता है। इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte जो है वो पूरा अपना डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रोफेज वन में ही रह गया। तो ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय layers of granular cells called primary follicles। जब प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होगा उससे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और फिर लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेटेड ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या होता है, जब बेबी का, फीमेल बेबी का बर्थ होता है उसके प्यूबर्टी तक आने तक बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, समझे, डिजेनरेट हो जाते हैं। तो मिलियन में थे, अब कितने रह गए, प्यूबर्टी आते आते वो सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल 60 to 80,000 ही रह जाते हैं, ठीक है, इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में 60 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जब मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल्स एंड थीका से सराउंडेड होता है तो उसको सेकेंडरी oocytes कहते हैं। सेकेंडरी oocyte मतलब प्राइमरी फॉलिकल में और ग्रेनुलर सेल्स और थीका ऐड हुए तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोले, सेकेंडरी फॉलिकल बोले। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी को ही फॉलिकल जो है वो बहुत ही जल्दी टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक बात है, जो टर्सरी फॉलिकल है उसको हम इजली मतलब पता कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है उस कैविटी में, उसे कहते हैं एंट्रम। ये टर्सरी फॉलिकल में ही देखने को मिलता है, इसलिए हम उसे इजीली पहचान सकते हैं। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना। तो हमने अभी देखा जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थे उस पर ग्रेनुलोसा सेल के साथ थीका लेयर भी आई थी। तो थीका लेयर 2 लेयर में ऑर्गेनाइज हुआ, एक इनर थीका, दूसरा थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अटेंशन दैट this stage that primary follicle oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic divisions। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है जब ये टर्सरी फॉलिकल से आगे उसमें एंट्रम देखने को मिल गए, ठीक है। तो इसमें जब थीका इंटरना एक्सटर्ना देखने को हो गया, सब ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गए, हमने क्या देखा, टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल किसके अंदर है, टर्सरी फॉलिकल के। और वो अपनी साइज को बढ़ा के और अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो प्रोफेज वन में
अरेस्टेड था वो कंप्लीट कर लेगा। इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। तो फिर जब ये अपना पहला मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा तो ये क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी oocytes बनाएगा। एंड एक पोलर बॉडी, ये अनइक्वल डिवीजन है, एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा, एक पोलर बॉडी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। तो सेकेंडरी oocyte के पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा होता है। तो सेकेंडरी oocyte में दो प्राइमरी oocyte है, उसके लिए साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में भी क्या हुआ, एक पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी oocytes बने। ठीक है, एट प्रेजेंट क्या ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी क्या वो डिजेनरेट होती है, क्या वो फर्दर डिवाइड होती है, ऐसा कुछ बना, तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। टर्सरी फॉलिकल जो होता है, टर्सरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल, इस ग्रेफियन फॉलिकल से ही वो जो सेकेंडरी oocytes है वो बाहर निकलता है, उससे ओवम सेकेंडरी oocyte। तो ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, जिसको ओवम भी कहते हैं, निकलता है थ्रू दी ओवुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हमने देखा सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में एक पोलर बॉडी बनती है, एक सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बाहर कब निकलेगी, जब ग्रेफियन फॉलिकल में टर्सरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी और ओवुलेशन के टाइम पे वो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी। दैट्स इट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ओवरी का। ओवरी में देखो ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, इसमें एंट्रम आया टर्सरी फॉलिकल, वो कन्वर्ट हुआ टर्सरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte या ओवम। अब से जैसे ही सेकेंडरी oocyte में बाहर रिलीज हुआ तो ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये पॉइंट अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक बार सारे ये सारे ये चार्ट हम पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बार हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मेल का है, ये फीमेल का है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया 2n लिख लेना, इसके बाद में 2n लिख लेना। प्राइमरी साइड उस कन्वर्ट होता है, माइटोसिस होती है और 2n, ये भी 2n है। फिर वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी दो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, दोनों भी हैप्लॉइड्स हैं, n है। ठीक है, और फिर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होती है तो 4 स्पर्मेटिस बनते हैं, जो भी ये भी n हैप्लॉइड्स होता है। एंड स्पर्मेटोजोआ, उस स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। अब हम आते हैं उगोनिया, ये कैसा रहता है, ये भी डिप्लॉइड्स होता है। ये प्राइमरी साइट्स हुआ, प्राइमरी oocyte, ये भी 2n होता है। जैसे ही ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, इसमें एक सेकेंडरी oocyte, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, और सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। तो ये पोलर बॉडी के बारे में कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो हैप्लॉइड्स होता है, याद रखना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें किस में मिलते हैं, प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट जो प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग। इतना जान के रखो कि प्राइमेट्स में मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग। बाकी इसके अलावा जितने भी एनिमल में उसमें स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलता है। स्ट्रेस मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो बिगिन होता है एट प्यूबर्टी, जिसे कहते हैं मेनार्क। पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन आता है उसको मेनार्क बोलते हैं, और ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। जो ह्यूमन फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है रिपीट एवरेज इंटरवल ऑफ 20 to 28
28 to 29 डे के बाद। तो 28वें या 29वें दिन पे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीटेड होता है, ठीक है। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डे के बाद या 29 के बाद, जो दूसरा मेंस्ट्रुएशन है, उन दोनों के बीच को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एक मेंस्ट्रुएशन दूसरा मेंस्ट्रुएशन के बीच में जो ड्यूरेशन है, जो साइकिल है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये 28 to 29 डे में रिपीटेड होता है। ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द ईच ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवम रिलीज होती है प्रत्येक हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होती है, एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होती है। मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन। तो अभी देखेंगे उस स्ट्रक्चर को हम। साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमको 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, दिखाती हूँ। पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फेज है पॉलीगुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, फिर इस 3 फेज हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हम इसको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं। तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला फेज स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है? व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है। हर मंथ ये साइकिल रिपीटेड है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो उसमें क्या रहता है? उसमें अभी हम पीछे पढ़ गया है कि यूट्रस के 3 लेयर में जो इनर लेयर है इंडोमेट्रियम, उसमें क्या साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है उस लेयर का, ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, and in which blood vessels forms the liquids and come out through the vagina। तो उसमें क्या होता है? यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो रहता है, और ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू आते हैं, उससे ही वही मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ रिलीज ओवम नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन तभी आएगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर वो एक बार फर्टिलाइज हो गया तो समझ जाओ वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। अगर हाँ, एक और इस पहचानने का ये तरीका कि अगर किसी लेडी को मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंसान, यहाँ पे आगे दिया है, हाउएवर इट मे आल्सो बी caused due to some other underlying causes like स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसकी हेल्दी नहीं है, तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल नहीं आता। तो इससे हम नहीं कह सकते हैं कि लेडी हैज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द मेंस्ट्रुअल फेज एक बार हो गया, उसके बाद हम क्या देखें? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में हमें देखता है प्राइमरी फॉलिकल जो होता है इन द ओवरी ग्रो टू बिकम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ही हमें ओवम मिलता है, हमने पढ़ा है। साइमल्टेनियसली उसके साथ क्या होता है? पहली बात फॉलिकल ग्रो कर रहा है, दूसरा क्या? साइमल्टेनियसली इंडोमेट्रियम यूट्रस डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस फेज में 2 काम देखने को मिलता है एक ही टाइम पे, ठीक है। एक तो हमें पहली बात देखते हैं कि जो फॉलिकल है हमारा, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप होता है, वो ग्रो कर रहा है और कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। एंड जो दूसरा पॉइंट है, जो इंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वो रीजनरेट, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो ब्रेक डाउन हुई थी, अब उसको रीजनरेट होना पड़ेगा। तो ये रिजनरेशन प्रोलिफरेट फेज में होता है, ठीक है। चेंजेस इन ओवरी में चेंजेस देखने को मिले क्योंकि ओवम डेवलप हो रहा है, यूट्रस में भी देखने को मिले, इंड्यूस बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। जो ओवरी और यूट्रस में ये दोनों चेंजेस हमें देखने को मिले, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन की वजह से हुआ ऐसा। तो ये हार्मोन्स क्या है जो ऐसा कर रहे हैं, हम देखते हैं आगे। द सेक्रेशन ऑफ
द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो LH एस्पेसिस रिलीज करते थे, तो वो इंक्रीज हुए ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, और फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल को डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एज वेल एज सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। इम्पॉर्टेंटली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे के जितने पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। तो क्या इसमें बोला है कि जो यूटरस और ओवरी में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो यूटराइन और ओवरियन हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ओवरियन हार्मोन में हमें एक चीज़ अच्छा जो सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, तो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स जो है वो LH FSH ये इंक्रीज होते हैं फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज में। तो ये फॉलिकुलर फेज बोला, फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें फॉलिकुल का फेलिकुलर डेवलपमेंट देखने को मिला है। ठीक है, इसके साथ ये जो फॉलिकल है ये जब डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल जब डेवलप हो रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे वो सेक्रेशन करता है एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कौन करता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स। फर्स्ट पॉइंट याद रखना। अब हम आगे देखते हैं। LH and FSH attain the peak level in the middle of cycle 14 days। तो LH and FSH कहाँ होता है, पिक लेवल, सबसे हाई पिक लेवल पे होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इनका एट द 14 डेज। ठीक है, 14 डे ऑफ menstrual cycle। रैपिड सेक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम, और बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होता है LH का इट्स मैक्सिमम लेवल during the mid cycle card LH surge induce the rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum, that is called ovulation। तो इस फेज में क्या बोले, जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करिए, फिर LH और FSH ने वो उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होते होते 14वें दिन पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाई पिक लेवल पे हो जाता है। लेकिन LS उस बहुत ज़्यादा रैपिड इसका सिक्रेशन होने के मैक्सिमम लेवल पे होने की वजह से LS सर्ज ये इंड्यूस करता है, LH सर्ज ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कौन कराता है, LH। याद रखना, ओवुलेशन कौन कराता है, LH। ये 14वें डे पे होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंटली द ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। तो इसको ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ओवुलेशन हुआ है, उसके बाद आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में इन विच ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म द कार्पस ल्यूटियम। तो जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गए, अब जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है ओवम रिलीज होने के बाद वो कन्वर्ट हुआ कार्पस ल्यूटियम में, और ये कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम को, मेंटेनिंग द इंडोमेटियम। ठीक है, इंडोमेटियम की लेयर को थिक करने लगता है ये। सच इंडोमेटियम इज ए नेसेसरी इम्प्लांटेशन फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम एंड इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ओवम निकला, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हुआ कार्पस ल्यूटियम में, वो खूब सेक्रेट करा प्रोजेस्टेरॉन को। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि जो यूट्रस का इंडोमेट्रियम लेयर है उसको ठीक करना, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो इंडोमेट्रियम में ही देखने को मिलता है। तो इम्प्लांटेशन हो जिससे हो सके फर्टिलाइज, अगर एक फर्टिलाइज हो जाए तो कंसीवनेस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसकी लेयर खूब ठीक होती है। ठीक है, और ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ठीक है, नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन इज नो इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजेनेरेट। हाँ, अगर मान लो एग है वो या ओवम है, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या अब प्रोजेस्टेरॉन का काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अब
क्या करेगा इंडोमेट्रियम को बना के भी, क्योंकि किसी का इम्प्लांटेशन तो कराना नहीं, क्योंकि एक तो फर्टिलाइज हुई ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, डिजेनरेट करना है किसको, कार्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट कर जाएं, जिससे वो प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन ना करें। और इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू, इससे हम इंडोमेट्रियम को लेयर को ब्रोक करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसे ही क्या बोले, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आई गई नई साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुएशन सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। तो ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल है वो 50 ईयर के बाद सीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। मतलब 50 ईयर के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, नहीं होता। ठीक है। साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एग्जिस्ट बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल फेज, किसी को मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, इसका मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो नॉर्मल है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेजेस सब कुछ है वो नॉर्मल कंडीशन में है। और ये होता है, यह देखने को मिलता है मेनार से मोनोपॉज। मेनार के पहले अगर किसी को अभी तक आया ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लें मिनिमम जो एज है गर्ल की 14 ईयर, 14 अब तो 12 ईयर हो गए, 12 ईयर तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और 50 ईयर तक ये रहता है। अब हम आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो सारा याद कर लेना जितना भी मैंने हार्मोन्स के नाम बताए। LH FSH क्या करते हैं, वो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराते हैं और फॉलिकल रिलीज करता है एस्ट्रोजन्स, कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन्स, LH LH ओवुलेशन कराता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन एंड इम्प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन कराना है एंड इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये चीज़ें देखेंगे। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब क्वाइटस होता है तो सीमेन ई रिलीज बाय द सीमेन में क्या होता है, हमने देखा है सीमेन में स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा होता है। ठीक है। जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के में, तो क्या होता है, जो पेनिस है मेल का वो इजैकुलेट करता है सीमेन को इनटू द वजाइना, इसे ही कहते हैं इंसेमिनेशन। जब पेनिस रिलीज करता है सीमेन को वजाइना में, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म, इसमें मोटिलिटी किस वजह से आई थी, पहली बार इसके पास एनर्जी थी। ठीक है। इसकी वजह से वो मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली एंड पास थ्रू दी सर्विक्स, वजाइना से वो फास्ट मूव करके सर्विक्स में जाएगा और इंटर द यूटरस, वहाँ से यूटरस में जाएगा, यूटरस से रिच जाएगा, यूटरस में भी फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वो भी एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के जो मैंने 3 पार्ट्स बताए थे उसमें वो एम्पुलर रीजन पे आएगा। तो सबसे पहले सबसे एक्सटर्नल पार्ट पे वजाइना है, फिर इसके इनसाइड जाएगा सर्विक्स और उसके इनसाइड होता है यूट्रस, ध्यान में रखना। ठीक है। तो मूवमेंट कैसे होगा स्पर्म का, ऐसे। ठीक है। पहले वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से वो फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के सर्विक्स एम्पुला पार्ट पे। ठीक है। ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो फर्टिलाइज बाय द, ओवम जब रिलीज होता है, ओवरी जस्ट उसके बाजू में ही है, तो वो रिलीज करेगी ओवम को और ट्रांसपोर्टेड टू द, वो भी आएगी एम्पुलरी रीजन पे, और वहाँ पे ओ ऑलरेडी स्पर्म आया हुआ है और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। द फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर, अब फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दोनों को साथ में आना पड़ेगा, स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन एम्पुलरी रीजन पे। वैसे इसका करेक्ट आंसर है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, बट इसमें दिया है एम्पुला, तो ठीक है। अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर है फर्टिलाइजेशन इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे होता है। ठीक है। यहाँ पे एम्पुला दिखा है तो ठीक है, हम इसको ही NCERT माँ है, इनको मानना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवन एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन पे आएंगे। ठीक है।
दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल, इसीलिए वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द प्रेगनेंसी, इसीलिए जरूरी नहीं हर कॉपुलेशन में लेडीज हैज प्रेग्नेंट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हाँ, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ओवम है, ओवम के आउटर लेयर पे होता है जोना पेलुसिडा। हाँ, इंड्यूस द चेंजेस इन मेम्ब्रेन ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो जैसे ही कोई स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, ओवम के पास जोनस पेलुसिडा की कवरिंग होती है, तो जैसे ही कोई एक स्पर्म आया उससे उससे टच हुआ, फिर इसके बाद वो मेम्ब्रेन चेंज होके वो स्पर्म तो एंट्री कर गया, बाकी सबके लिए ब्लॉक हो गया। अनदर स्पर्म अब यहाँ पे नहीं आ सकते, उनकी एंट्री ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, दस इंश्योर द दैट, इसीलिए ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, इसीलिए सिर्फ एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि जैसे ही एक ओवम ओवम के कांटेक्ट में आता है वो मेम्ब्रेन चेंज करके एडिशनल स्पर्म को एंट्री रोक देती है। सेक्रीशन ऑफ एक्रोसोम्स हेल्प स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा थ्रू द पेल्विस। तो जो हमने अभी पढ़ के आए, जो हेड में एक्रोसोम्स होते थे, तो एक्रोसोम्स क्या कर रहे थे, स्पर्म का इंटर करा रहे थे साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा के थ्रू स्पर्म का ओवम में एंट्री करा रहे थे। ठीक है, ये एक्रोसोम्स ही उसमें हेल्प करा रहा था। ठीक है, देखो एक ओवम है, पास प्रीविटलाइन स्पेस है, कोरोना रेडिएटा है, और जोना पेलुसिडा फिर कोरोना रेडिएटा, 3 लेयर्स हैं, ध्यान में रखना। प्री विटलाइन स्पेस, जोना पेलुसिडा एंड सेंस ऑफ कोरोना रेडिएटा, इस पर मैं यहाँ पे आके कांटेक्ट में आ रहे हैं। दिस इंड्यूसेस द completion of the meiotic division of secondary oocytes। इससे जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन है, जो मेयोटिक डिवीजन है सेकेंडरी oocyte का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ही देखा था। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म एंट्री करता है ओवम में। ठीक है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में क्या, ये भी अनइक्वल डिवीजन है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, soon haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together and form the डिप्लॉइड जाएंगे। जब हैप्लॉइड ओवम हैप्लॉइड स्पर्म फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस उनकी फ्यूज होती है और बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड्स होता है। ठीक है, वन हैज़ टू रिमेंबर द सेक्स ऑफ बेबी इज डिसाइडेड एट द स्टेप। हम किसी भी कोई बेबी मेल है कि फीमेल, ये डिसाइडेड अपने आप हो जाती है, हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। लेट्स सी हाउ। जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो फीमेल की कैसी होती है, एक्स एक्स, मेल की होती है एक्स वाई, ये सब पड़ा हुआ है, न्यू नहीं है। ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, जो हैप्लॉइड्स गैमेट्स है फीमेल की वो एक्स ही होती है, एक्स क्रोमोसोम्स होती है, और जो मेल होता है उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम एक एक्स होती है, दूसरी वाई होती है। इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं मेल की जो गैमेट्स होती है, और फीमेल गैमेट्स सिर्फ एक्स ही होती है। तो 50% जो स्पर्म है वो एक्स, जो फीमेल गैमेट से होगा वो ये एक्स लेकर आएगा, अगर वो एक्स लेके आया तो फीमेल होगी बेबी, और अगर वाई गैमेट्स मेल लेकर आया तो वो बेबी मेल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेल की कौन सी गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर रही है। ठीक है, तो अगर एक्स मेल गैमेट रहा तो एक्स एक्स बनेगा, फीमेल हर बार एक्स गैमेट ही देने वाली है, अगर मेल वाई गैमेट दिया तो एक्स वाई तो मेल बनेगा। ठीक है, पूरी पॉइंट यही दी हुई है, ये पीछे तुमने पढ़ा हुआ है।